हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, पहली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। सही है, पार्ट सेकेंड है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें क्या कहा है, देखिए। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट कितनी, 5 मीटर। सही है, टोटल ओवरऑल हाइट इसकी 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक चीज़ हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। इसने कहा है कि उस जो इलेक्ट्रीशियन है उसको क्या करना है, इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे कहीं काम है, जो जहाँ पर उसे काम करना है। तो मान लीजिए वो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी बताइए, ऊपर से 1.3 मीटर। ठीक है, ये इन्होंने इसको बताया है कि इस पॉइंट पे टोटल लेंथ कितनी है इस पोल की, 5 मीटर है, और ऊपर से 1.3 मीटर नीचे उसे काम करना है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद क्या कहा है, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। इन्होंने कहा है कि उस लेडर की लेंथ बताइए कि उसे कितनी लेंथ की लेडर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जबकि उस लेडर की जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना हुआ है। मान लीजिए ये कोई लेडर होगी इस तरीके से, मतलब कोई जिसको CD बोलते हैं। ठीक है, इस लेडर का क्या बताया उन्होंने कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब देखिए ये पोल है, पोल भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, 90 डिग्री पे ही होगा ये पोल। सही है, तो यहाँ पर देखिए सब, आप कोई कहने लगेगा नहीं थोड़ा बहुत तिरछा होता है सब, आपको ये सब नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना। आपको इतना पता होना चाहिए कि सही तरीका होता है पोल लगाने का, वो 90 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इसका जो डिस्टेंस, इसका जो एंगल है, ये जो एंगल बना हुआ है, ये कितना बताया इन्होंने, 60 डिग्री बताया। ठीक है, वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। मतलब इन्होंने पूछा, एक तो इसकी हाइट, ये लेंथ पूछी है इस लेडर की, ये हमारी क्या है, लेडर है। ठीक है, हाँ ये लेडर है हमारी, इन्होंने लेडर ही बोला ना, हाँ इसको लेडर। ठीक है, ये हाइट, ये इन्होंने पूछा है कितनी लेंथ है इसकी। फिर इन्होंने पूछा है अगली चीज़ क्या पूछा, आल्सो फार फ्रॉम, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। इन्होंने कहा है कि उसे कितनी दूर इस लैडर को इसके फुट से, इसका जो पोल है हमारा, ये पोल है, पोल का फुट कहाँ है, ये रहा फुट ऑफ द पोल। सही है, यहाँ से कितनी दूरी पर इसको रखना है लैडर को, तो एक ये डिस्टेंस इन्होंने हमसे पूछा है। सही है, तो देखिए सबसे पहले भाई आपको ये नोटिस करना होगा कि उसे कहाँ तक जाना था, उसको लेडर को यहाँ लगाना है, तो बची हुई डिस्टेंस जो है, ऊपर की 1.3 मीटर है, नीचे की ये पूरी ऊपर की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। अब हमें तो काम करना है सिर्फ इस बची हुई से, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, टोटल में से ये 1.3 माइनस कर दो। पहले तो हम नाम दे देते हैं इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से, या चाहो तो AB पॉइंट, तो A यहाँ रख दो, ये B रख दो। ठीक है, और ये C रख दो, ये D रख दो। जो हमारा AC है वो पोल है, टोटल AC जो है वो पोल है। ठीक है, BC की लेंथ कितनी होगी, BC की लेंथ हमारी होगी AC माइनस AB। भाई AC में से, टोटल में से AB माइनस कर दो, क्योंकि मुझे तो इस ट्रायंगल में बात करनी है ना, BCD। ठीक है, तो ये हो गई 5 माइनस 1.3 मीटर, ये हो गई हमारी कितनी, 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये जो बची हुई लेंथ है ये है 3.7 मीटर। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब देखिए, मैं इस एंगल के हिसाब से अगर देखता हूँ तो ये मेरा है परपेंडिकुलर। सही है, BC जो है मेरा परपेंडिकुलर है, BC हमारा है क्या, परपेंडिकुलर। CD मेरा क्या है, बेस है, CD मेरा बेस है, और BD मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो देखिए
एक तरीका तो ये है आपका कि आप परपेंडिकुलर और बेस का पहले इस्तेमाल, मतलब एक tan का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए जिसमें परपेंडिकुलर बेस आता है tan में, tan 60 लगाइए, यहाँ से बेस निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करके निकालिए, इसको भी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेस ही निकालते हैं। वी नो डैट वी नो डैट नहीं लिखोगे, इन दी गिवन फिगर tan 60 डिग्री है तो 60 लिखोगे, 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC अपॉन बेस क्या है हमारा CD, ठीक है। तो देखिए tan 60 की क्या वैल्यू होती है, √3, सही है। BC की क्या वैल्यू है यहाँ पर, BC की वैल्यू हमने निकाली थी ये 3.7 अपॉन में CD, तो CD मुझे निकालना है, √3 को नीचे ले आओ, तो CD आ गया हमारा 3.7 अपॉन √3। देखिए रूट कोशिश किया करिए कि नीचे ना रहे, तो नीचे से रूट हटाने के लिए मैं क्या करूं, जो नंबर नीचे है सेम उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, रेशनलाइज करना, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 3.7 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, सही है। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी देख लीजिए, पॉइंट में आएगा, लेकिन आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए इतने कोई, ठीक है। और आपकी इच्छा है आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो आपको मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर जो है वो ये दे देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं यार ये कहाँ से आ गया, ये तो था, ये आया हमारा, तो रेशनलाइज करने के बाद आया, ठीक है। तो कुछ भी ये भी दे सकते हो आप, ये भी दे सकते हो, मीटर, सही है। तो आपका क्या कहते हैं फुट से लेके और उसके लैडर के जो बेस पॉइंट था वहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ गया। दूसरी चीज़ इसकी हाइट कितनी है, हाइट पूछी थी, तो हाइट को मैं क्या करता हूँ, ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो, साइन का फॉर्मूला P/H। तो देखिए मैं कह सकता हूँ साइन 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, हाइपोटेनस क्या है BD। तो ये हो गया हमारा साइन 60 क्या होता है हमारा √3/2, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो टेबल आप याद कर लेना। किसी को अगर साइन का नहीं याद, यहाँ से सिंपल सी बात है, ये मैंने निकाल दिया, देखिए रूट वूट में करके आया, फिर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये निकालोगे डेसिमल में, बहुत लंबी मल्टीप्लाई बैठेगी, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाना, सिंपल है, ये टेबल याद कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। साइन 60 क्या हो गया, BC की वैल्यू क्या है 3.7 अपॉन BD निकालनी है हमें, ठीक है। तो BD निकालते हैं, BD आया हमारा, देखिए BD यहाँ चला जाएगा और ये रेसिप्रोकल इधर 2 ऊपर और √3 नीचे, तो ये हो गया हमारा BD इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। 3.7 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, BD की वैल्यू आ गई 7.4 अपॉन √3, 7.4 अपॉन √3 मीटर। या तो यहीं छोड़ दीजिए, √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब इस पूरी वैल्यू को रेशनलाइज कर दीजिए, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देना। तो देखिए ये होगी आपकी BD, ये लैडर की लेंथ है, सही है। एक तरीका और बताऊं आपको, ये तो निकाला आपने साइन का इस्तेमाल करके, लेकिन अब तो आपके पास बेस भी निकल के आ गया था, बेस भी आ गया था, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लेंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको निकालने के लिए। देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है CD अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा BD। तो cos 60 क्या होता है 1/2, सही है। CD की वैल्यू क्या है 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3, ठीक है। और अपॉन में BD है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ अपॉन में BD, सही है। तो BD इधर ले जाते हैं और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया BD इक्वल टू इंटू 2। तो देखिए सेम यही वैल्यू आएगी 7.4 अपॉन √3 मीटर, सही है। तो कैसे भी करके निकाल लीजिए, वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT में, सही है। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट P है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ कोई पॉइंट P है, मतलब जैसे आप चल रहे हो कहीं ज़मीन पे, वहाँ पे कोई पॉइंट हमने नोटिस कर लिया, P पॉइंट मान लिया उसको, ठीक है।
ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है ये 10 मीटर की है। कितने मीटर की है? 10 मीटर की, ठीक है, 10 लिख लेता हूँ सिंपल, मीटर बाद में कोई जरूरत नहीं ऐसे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का वो है 30 डिग्री। तो ये मान लिया यहाँ तक है, ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। फिर क्या कहा है? अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। इन्होंने कहा है इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से एक फ्लैग है, ठीक है, कोई मतलब फ्लैग है यहाँ पर, सही है, ये फ्लैग है यहाँ पर। इस फ्लैग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसी पॉइंट P का वो है 45 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, सही है, ये लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो है एंगल ये है 45 डिग्री का, मतलब ये जो यहाँ से पूरा एंगल इसका, तो मैं यहाँ ना बना के इसे यहाँ दिखा देता हूँ, चलो, ठीक है, ये है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और √3 की वैल्यू जहाँ भी आएगी वो लेनी है 1.732, ठीक है, ये इन्होंने इसमें कहा है। तो देखिए क्या क्या निकालने के लिए कहा। ये जो 10 मीटर हाइट है, पहली बात तो ये यहाँ तक है सिर्फ, ठीक है, 10 मीटर इन्होंने बिल्डिंग की हाइट दी थी, ये P पॉइंट दिया था। इन्होंने कहा था बिल्डिंग का जो टॉप है, मान लीजिए AB हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, AB का जो बिल्डिंग का टॉप क्या है? A पॉइंट से P पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गई, 30 डिग्री। तो एंगल APB वो क्या है? 30 डिग्री। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई थी? बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। तीसरी चीज़ क्या कही कि बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है, फ्लैग लगाया गया है, उस फ्लैग से इस पॉइंट P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है अब हर जगह अभी तक तो, ठीक है, तो वो कितनी है? 45 डिग्री। तो अगर मान लीजिए मैं इसके फ्लैग का जो टॉप है इसको मान लीजिए ABB, इसको मान लिया C मान लिया पॉइंट, तो CPB, एंगल CPB वो कितना है? 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन्होंने अब हमसे क्या कहा है कि डिस्टेंस निकाल के दिखाइए कि वो जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट P से। तो देखिए जब आप कहीं खड़े हो, मान लो मैं आपसे कहने लगूँ कोई आपके सामने मिरर है, तो मिरर का डिस्टेंस आप बताओ कितना है, तो आप ऐसे उल्टा सीधा डिस्टेंस थोड़ी दिखाओगे। आप क्या करोगे, आप जहाँ खड़े हो उस पॉइंट से देखोगे, उस मिरर तक का जो नीचे सरफेस है, फुट है, उसका फुट का डिस्टेंस देखोगे अपने फुट से, ठीक है। तो इस पॉइंट P से इस बिल्डिंग का जो फुट है वो यही तो है B पॉइंट, ये 90 डिग्री पे है हमेशा यहाँ, ठीक है। तो ये जो फुट है B पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको निकालना, मीन्स PB आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। दूसरी और कोई भी चीज़ कही थी इन्होंने, हाँ, फ्लैग की हाइट निकालने के लिए, मतलब CA निकालने के लिए भी इन्होंने हमसे कहा था, ठीक है। तो देखिए क्या तरीका है, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये निकालना है, ये देखिए ये वाला एंगल अभी मैं हटा दूं, ये 45 डिग्री है ऊपर वाला, अभी आप 45 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 45 है बड़े वाला एंगल, और मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल बात कर रहे हैं APB की, मतलब यहाँ से APB इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा? PB। बड़े वाले ट्रायंगल में भी बेस यही बैठेगा। अगर मैं CPB की बात करूंगा, CPB, उसमें भी बेस यही बैठेगा। फिलहाल अगर मैं देखूँ 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है? AB 10 मीटर है परपेंडिकुलर। AB की डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है? 10 मीटर है, सही है, 10 मीटर। अब हमें निकालना है PB, तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल APB में 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, देखिए ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? 10 का। तो मैं कहूँ इन ट्रायंगल APB, ठीक है,
tan 30 डिग्री अगर मैं निकालने लगूँ तो किसके इक्वल आएगा? 30 डिग्री अगर मैं निकालूँ, 30 डिग्री है एंगल APB, तो मतलब ट्रायंगल APB में ही हम बात करेंगे। तो AB परपेंडिकुलर है हमारा अपॉन PB, ठीक है, बेस है हमारा, सही है। तो आपको ये सब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये सब आपको लैंग्वेज में भी बताने पड़ेंगे कि PB आपने किसको माना है, मतलब B पहले तो आप ये दिखाओगे कि जो AB है वो आपकी बिल्डिंग है, CA आपका क्या कहते हैं, फ्लैग है, हाइट ऑफ फ्लैग। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। ये अब क्या करो, आपकी जो बुक्स है उनमें जो लैंग्वेज है उनको जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिख के दिखानी है। तो यहाँ 30 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB क्या है हमारा 10/PB। PB निकालेंगे तो PB आ गया हमारा 10√3। ये आ गई आपकी मीटर में, ठीक है, ये मीटर में था। तो PB क्या है हमारा? डिस्टेंस है बिल्डिंग का पॉइंट P से। तो डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P क्या निकल के आ गया हमारा? 10√3। पहली चीज़ निकल गई। दूसरी निकालनी थी हमें CA की लेंथ। CA की लेंथ किसके इक्वल होगी? CA की लेंथ हमारी होगी CB माइनस AB। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं CPB में, तो बड़े वाले में CB की अगर मैं लेंथ निकाल दूं C से B तक की, और उसमें से A से B तक की लेंथ माइनस कर दूं, तो कितनी बचेगी? CA की लेंथ। तो CB माइनस AB इक्वल टू बची CA, ठीक है, यही मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, AB मेरे पास है, मैं CB और निकाल लेता हूँ। तो CB निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाऊँगा? ट्रायंगल CPB में। ट्रायंगल CPB में जब आप जाओगे तो यहाँ पे PB अब आपको गिवन आ गया, PB की लेंथ कितनी आ गई? 10√3, ठीक है, 10√3 आ गई। तो इसमें आप क्या करो, बेस आपके पास है, आपको ट्रायंगल CPB के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है, CB निकालना है। तो उसमें भी क्या लगाओगे? tan का फॉर्मूला। और उसके लिए एंगल 30 डिग्री काम नहीं करेगा, उसके लिए एंगल काम करेगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि एंगल आप बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हो। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? CB/PB, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, CB आपको निकालना है, ये हो गया 10√3। तो CB निकल के आ गया 10√3, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको x मान के भी कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए CB निकल के आ गया। अब CB आपका निकल के आ गया तो मुझे पता है कि मेरा CA किसके इक्वल होगा? CB माइनस AB। CB कितना है? 10√3 माइनस AB कितना है? 10। तो इसमें से 10 कॉमन ले लो, क्या आ गया? √3 माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या गई थी? 1.732, आपको इस्तेमाल करनी है। तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 1 इंटू 10। इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0.732 इंटू 10, ये आ गया 7.32 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये आपकी फ्लैग की लेंथ है CA की, मतलब इतने मीटर की लंबाई वाला फ्लैग वहाँ पर होस्ट किया गया था, वहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। तो सारी चीज़ निकल के आ गई। दो ही चीज़ पूछी थी, एक तो PB और एक इन्होंने पूछा था हमारे फ्लैग की लेंथ। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करने में देखिए क्या नोटिस करना है कि आपको नाम देने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। लेंथ को नाम देना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, कैसे निकाल सकते हो आप। बस वही चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कराया था। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं देखा है अभी तक चैप्टर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से चैप्टर है क्लास 10th, उसे आप पूरा देखिए, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं एक्सरसाइज के और कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है। अभी तक मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर आपको एग्जाम्पल कराए थे। तो देखिए डिप्रेशन में क्या किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बनाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले तो एक 8 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। मान लीजिए ये 8 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है। इसके टॉप से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और इसके बॉटम से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। किसके साथ बन रहा है?
फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप का भी और बॉटम का भी, लेकिन किसके साथ? टॉप के साथ। टॉप मतलब ऊपरी हिस्से के साथ। किसके? कोई एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, वो इससे बड़ी एरी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस दोनों का सेम ही रहेगा यहाँ, ठीक है, ये इस तरीके से इस टॉप से इसके, ये कोई बिल्डिंग थी मान लीजिए ए बी जिसकी हाइट 8 मीटर थी, ये कोई बिल्डिंग थी सी डी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है। ये सी डी का जो इन्होंने क्या कहते हैं, ये इसके टॉप से इन्होंने क्या कहा है कि इस ए का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और बी का भी। तो मतलब सिंपल सी बात है, मैं इस ए को भी इससे मिला दूं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये मिल गया सी, और बी को भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब डिप्रेशन कैसे होता है? ऊपर से नीचे की तरफ को, ठीक है, या तो इस साइड को खुल रहा हो चाहे इस साइड को खुल रहा हो, लेकिन खुलेगा नीचे की तरफ कोई मुंह उसका। तो देखिए एंगल एक साथ, और मैंने बताया था डिप्रेशन कैसे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी आपको, इस पॉइंट पे जहाँ डिप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए पॉइंट से सी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था बताया मैंने, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है ए पॉइंट से, 30 डिग्री, ठीक है। फिर बी पॉइंट से इन्होंने कितना बताया है, 45 डिग्री। तो बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट की लाइन ये रही, और यहाँ से ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, मतलब पूरा एंगल, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट बताइए सी डी की, ठीक है, ये कितनी हाइट है इसकी। दूसरी चीज़ इन्होंने हमसे कही है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये डिस्टेंस बताइए, ये बिल्डिंग एक है, ये बिल्डिंग दूसरी है, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, सही है। ये दो चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ से देखिए बिल्डिंग की हाइट अलग अलग हो रही है, इस पॉइंट से बी डी के पैरेलल यहाँ ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, ये। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है अगर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि ये भी यहाँ 90 डिग्री पे खड़ी है, ये भी 90 डिग्री पे खड़ी है बिल्डिंग, सही है, दोनों 90 डिग्री पे खड़ी है और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस यहाँ तक बराबर होगी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए बी और पी डी, ठीक है, डी ठीक से बना देता हूँ, ये लीजिए, ठीक से नहीं बन रहा, लीजिए, ठीक है। तो ए बी और पी डी दोनों बराबर हैं। मेरे से क्या क्या निकालने के लिए कहा है, एक तो सी डी निकालने के लिए कहा है और एक बी डी निकालने के लिए कहा है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको सिखाया था, जो इससे पहली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा बताया था ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स है, यही समझाया था। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस एंगल पे ध्यान दीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर इस पे ध्यान जाएगा आपका। देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि जो हमने ऊपर लाइन बनाई है वो भी बी डी के पैरेलल है, ठीक है, और जो ए पी बनाई है वो भी बी डी के पैरेलल है। तो जब दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन और ये ए पी भी पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्स है। तो देखिए ये एंगल, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ आए, यहाँ से ऐसे आए, फिर ये गए, ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ, ये भी 30 डिग्री का हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर बात आई थी ये जो बड़े वाला एंगल था ये कितना था, 45 डिग्री। बड़े वाले एंगल किस लाइन के साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ। ये लाइन भी और ये लाइन भी पैरेलल है। तो देखिए यहाँ से चले ये पूरा एंगल यहाँ नीचे आए ये, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो बी सी वाली लाइन है इससे बन रहा है और ये वाला एंगल किससे बन रहा है, ए सी वाली लाइन से। तो सिर्फ ये इतना वाला एंगल था यहाँ पे और ये वाला एंगल यहाँ रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मुझे जो है ये सी डी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सी डी कैसे निकल सकती है, सोचिए
सी डी इस तरीके से निकल सकती है। देखिए या तो मेरे पास बेस हो तो मैं फिर बड़े वाले ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाऊं, परपेंडिकुलर निकाल लूँ पूरा का पूरा, सही है। लेकिन मेरे पास तो ना बेस है, ना यहाँ की पता, ना यहाँ की पता, ये तो मुझे खुद फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जो सी पी है वो सी पी मेरी एक जगह कॉमन है। देखिए एक तो सी ए पी ट्रायंगल में भी सी पी आ रहा है और सी बी डी ट्रायंगल में भी सी पी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा कुछ। और दूसरी चीज़, ए पी जो है वो बी डी के इक्वल है। तो देखिए ए पी बी डी के इक्वल है, सही है। तो जो ए पी की निकल के आएगी लेंथ वही बी डी की होगी, समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए, और सी डी जो है हमारा, सी डी किसके इक्वल है, सी पी प्लस पी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी किसके इक्वल है, पी डी के इक्वल है। ए पी किसके इक्वल है, पी डी के इक्वल है, ठीक है। तो ए पी की लेंथ कितनी थी, 8 मीटर, तो पी डी की लेंथ भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 8 मीटर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी आनी चाहिए, ठीक है। ये 8 मीटर हो गई, तो मैं कह सकता हूँ सी डी जो है वो सी पी प्लस 8 मीटर है, ठीक है। भाई पी डी की लेंथ कितनी थी, 8, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 8 है, ये मुझे पता करनी है सी पी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जिस ट्रायंगल में सी पी आ रहा है उसमें चलते हैं। तो ट्रायंगल सी ए पी, ट्रायंगल सी ए पी में मुझे ये निकालना है, ये और ये दोनों में बराबर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, इस परपेंडिकुलर का इसका इस्तेमाल करूँगा। इससे तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए tan 30 लगेगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर है सी पी अपॉन सी पी को मैं एक काम करूँ, इसको x मान लूँ, ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सी पी को मैं लिख लेता हूँ x अपॉन, सही है। तो यहाँ पे सी पी भी है x प्लस 8 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन ए पी, x अपॉन ए पी, ठीक है। ए पी को मैंने क्या मान रखा है, y, तो x अपॉन y ये आ गया। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन y। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y यहाँ चला जाएगा y/√3, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो y इक्वल टू √3x भी आ सकता है, ठीक है। या ये कह सकते हो y इक्वल टू √3x, अपने अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सी पी जो है हमारा, जो देखिए y क्या था हमारा, y था हमारा बी डी, ठीक है। तो बी डी निकल के आ गया √3x, x क्या है हमारा सी पी। अब चलते हैं ट्रायंगल में, कौन से, सी बी डी। इस ट्रायंगल में tan 45 लगाइए, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन बी डी, ठीक है। सी डी क्या है हमारा, x प्लस 8 अपॉन में बी डी क्या है हमारा y, ठीक है। tan 45 क्या होता है 1 इक्वल टू x प्लस 8 अपॉन y, सही है। तो y इक्वल टू आ गया x प्लस 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू आया x प्लस 8, यहाँ पर आ रहा है y इक्वल टू √3x। दोनों y आपस में इक्वल रख सकता हूँ मैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस 8 इक्वल टू √3x आ गया, ठीक है। यहाँ से √3x इधर ले आओ तो क्या आएगा, या इसको x को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 8 इक्वल टू √3x माइनस के x कॉमन ले लो तो ये आ गया 8 इक्वल टू √3 माइनस 1x की वैल्यू आई 8 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। और x हमारा क्या था, x था हमारा CP। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करके कैसे करोगे, रेशनलाइज √3 माइनस 1 है नीचे, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करी किससे, ये y है, मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ,
√3 + 1 से ऊपर नीचे, तो √3 + 1, ठीक है। तो नीचे तो √3 - 1 √3 + 1 a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर क्या आ गया 8 × √3, तो ये लिख सकते हो √3 + 1 8 बाहर, ठीक है। नीचे क्या आ गया 3 - 1 √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 3 - 1 मतलब 2, तो 2 से इसको कट कर दिया 4, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई 4, अंदर आया √3 + 1, ठीक है। ये मीटर में x निकल के आ गया, तो हमारा CD भी निकल जाएगा। CD निकल गया तो देखिए फिर हमारा BD भी निकल जाएगा, क्योंकि BD क्या था y इक्वल टू क्या था √3x, x की वैल्यू ये है, यहाँ रख देंगे √3, ठीक है, x की वैल्यू। तो देखिए x निकल गया, तो CD निकालते हैं। CD क्या आ गया हमारा, यही कर दूं मैं, तो CD क्या आ गया हमारा x + 8, x की वैल्यू है 4 अंदर में √3 + 1 और प्लस में 8, ठीक है। ये इसको आप अंदर सोल्व भी कर सकते हो, क्या आएगी ये 4√3 + 4 + 8 कितना आ गया 12, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा √3 + 3, ठीक है। ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, या फिर 4√3 + 12 इतने मीटर आपकी उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकल के आ गई, ठीक है। अब बात आई डिस्टेंस कितनी थी उन दोनों के बीच में, तो y की वैल्यू निकालनी। y की चाहे आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, दोनों y के इक्वल है। तो देखिए y निकलेगी क्या, y निकल के आ गई, किसी में भी रख लो, आपकी मर्जी है, इसमें रख लो चाहे उसमें रख लो, ठीक है। ये x + 8, हाँ सही है। इससे ये क्या रहा, ये क्यों x मतलब ये CD और BD दोनों आपस में इक्वल आएगी, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ tan 45 बन रहा है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ बराबर होती है, ध्यान रखना। क्योंकि देखिए tan 45 इक्वल टू आएगा तो P/B ही, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू P/B, तो मतलब P इक्वल टू B आएगा, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो ही बेस की लेंथ आएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये आई है 4√3 + 12 वही आपकी y की आएगी 4√3 + 12 मीटर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखिए इसमें तो अभी मैंने जो एग्जांपल कराए हैं, इसके बाद आप कोशिश करना खुद करने की, एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए 9.1 के। RS अग्रवाल लीजिए, RS अग्रवाल में से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बता दीजिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज करूँगा इसकी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।